अगला टॉपिक है उपद्रव। उपद्रव के लिए इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। उपद्रव की ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। ये आपकी चरक सूत्र 17 या 18 की डेफिनेशन है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी, 17 की है शायद। तो उपद्रव की ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। उपद्रवस्तु, अब वो उपद्रव होते क्या है? हम बोलते हैं कि व्याधि के उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसे होगा, लेकिन उपद्रव एक्चुअली है क्या? हम किसके बारे में अब तक बोलते हैं? तो उपद्रव है उपद्रवस्तु खलु। अब अगर पूरी कोटेशन याद नहीं होता है तो एक एक शब्द को पकड़िएगा, स्पेशली इस वाले को। रोग उत्तर कालजो, उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तर कालजो रोग आश्रयो। अगर आपको और कुछ याद नहीं होता है तो आपको ये वर्ड तो दिमाग में अटका के रखना है, रोग उत्तर कालज। यानी कि हम उपद्रव कब बोलते हैं कि कोई भी डिजीज है, वो अगर उसको ट्रीट नहीं किया और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो कॉम्प्लिकेशन की बात हम कब करते हैं? जब पहले उसके लक्षण पूरी तरह से व्यक्त हो रहे थे, हम उनको ठीक नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमेशा रोग होने के बाद आते हैं, उत्तर काल में, यानी कि बाद में आते हैं। सबसे पहली बात ये बात तो हमेशा याद रखनी है कि उपद्रव हमेशा रोग होने के या लक्षण व्यक्त होने के बाद में आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि रोग के तो लक्षण ही प्रकट नहीं हुए उससे पहले ही कॉम्प्लिकेशन आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उपद्रव उसे कहा जाता है जो रोग होने के उत्तर काल में, यानी कि बाद में उत्पन्न हो और रोग के आश्रित हो। आप एक बात बताइए, रोग के आश्रित कैसे बोल रहे हैं हम इसे? रोग, रोग आश्रयो रोग, कैसे बोल रहे हैं? आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसको डिजीज हुई नहीं है, तो हम बिना बात के बोल सकते हैं कि इसको तो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं? अरे कॉम्प्लिकेशन तो तभी आएंगे ना जब उसको डिजीज होगी, कोई रोग होगा तभी तो उसको उपद्रव आएंगे। बिना रोग के उपद्रव आ ही नहीं सकते। इसीलिए बोला गया है कि ये रोग के आश्रित होंगे, यानी कि रोग होगा तो उपद्रव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि रोग की प्रकृति कैसी है। तो ये रोग के आश्रित होते हैं और उसको रोग ही कहा जाता है। उपद्रव के अंदर आता क्या है? उपद्रव के अंदर कोई ऐसी अलग से तो कोई चीज उठ के नहीं आती। उपद्रव के अंदर भी सिम्टम ही होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऐसे सिम्टम होते हैं जो आगे मारक हो सकते हैं, व्यक्ति को मृत्यु देने वाले हो सकते हैं। उन सिम्टम को हम कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव कहते हैं, लेकिन होते तो वो सिम्टम ही है, लक्षण के रूप में ही तो वो व्यक्त होते हैं, तो उसको रोग ही कहा जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट बात आपको उपद्रव के लिए याद रखनी है कि जो रोग होने के उत्तर काल में उत्पन्न होते हैं, रोग के ही आश्रित रहते हैं, यानी कि रोग होगा तो उपद्रव होगा, रोग नहीं है तो उपद्रव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसको रोग ही कहेंगे। अब देखिए आगे, उपद्रव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोग होने के बाद उत्पन्न होने के कारण ही उनको उपद्रव कहा जाता है। तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, एक बात याद रखनी है कि रोग होने के बाद ही ये उत्पन्न होते हैं। जिस दोष से व्याधि उत्पन्न होती है, उसी दोष से मुख्य व्याधि के पश्चात, देखना इस लाइन को, जिस जो भी दोष है वात पित्त कफ में से वो डिजीज उत्पन्न कर रहा है, तो उसी दोष से मुख्य व्याधि के पश्चात उत्पन्न होने वाला विकारांतर ही उपद्रव कहा जाता है, यानी कि मुख्य व्याधि के बाद ही होगा। फिर इसकी चिकित्सा के लिए बोला गया है कि उपद्रव की चिकित्सा आप कैसे करोगे? तो अगर हमने प्रधान रोग को ठीक कर दिया, अब पढ़ के आए हो आप लोग, प्रधान की चिकित्सा करने पर अप्रधान स्वयं ही शांत हो जाता है। वही अनुबंध और अनुबंध वाला कॉन्सेप्ट। प्रधान रोग के शांत होने पर, क्योंकि पहले आप प्रधान को ठीक कर दिए, अप्रधान तो बाद में आया है, उपद्रव तो बाद में आया है। पहले आप मेन जो व्याधि है जिसकी वजह से उपद्रव आए हैं, उस रोग को ठीक करो, उपद्रव तो अपने आप शांत हो जाएंगे अगर वो व्याधि हो गई, क्योंकि उपद्रव किसके आश्रित है? उसी व्याधि के। अगर हम उस व्याधि को कंट्रोल कर पाए, उसको ट्रीट कर पाए ढंग से, तो उपद्रव का भी ट्रीटमेंट उसी व्याधि के दौरान हो जाएगा अपने आप ही। तो उपद्रव का शमन स्वयं हो जाता है। उपद्रव की चिकित्सा अलग नहीं होती, भिन्न नहीं होती, अर्थात प्रधान रोग की चिकित्सा से ही उपद्रव का शमन हो जाता है। अब इसका महत्व क्या है? हमें उपद्रव का ज्ञान क्यों होना चाहिए? इसका महत्व देखिए, तो साध्य साध्यता में उपद्रव का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर उपद्रव उत्पन्न हो गए तो जो भी व्याधि पहले सुख साध्य थी, हम जिस व्याधि को देख देख के ये कह रहे थे कोई नहीं ये तो ठीक हो जाएगी, सुख साध्य है, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो वो सुख साध्य व्याधि भी कृत साध्यता या असाध्यता की तरफ जा सकती है। और प्रधान व्याधि के कारण
जो भी प्रधान व्याधि है, अगर वो मान लो प्रधान व्याधि राजक्षमा जैसी हुई, कुष्ठ जैसी हुई, प्रमेय हुई, ये अपने आप में बहुत ही भयानक व्याधियाँ हैं। तो अगर प्रधान व्याधि के कारण शरीर जर्जर हो गया, तो जर्जर होने के बाद उत्पन्न होने के कारण उपद्रव उस व्यक्ति को क्या होते हैं? कष्टदायी होते हैं, क्योंकि कोई भी रोग है, वो सुख देने वाला तो नहीं होता, वो परेशान करने वाला ही होता है। और मान लो प्रधान व्याधि पहले से ही बहुत ज़्यादा कष्टदायक है, राजक्षमा है, पेशेंट को कितना कष्ट होता है, प्रमेह या कुष्ठ है, वो इस प्रकार की व्याधियाँ हैं और उनके बाद उपद्रव और आ गए, तो वो व्यक्ति तो ऐसे ही गया, तो ये और ज़्यादा क्या होते हैं? कष्टदायी होते हैं। यदि उपद्रव प्रधान व्याधि से प्रबल ना हो, जो व्याधि है यानी कि छोटे-मोटे कॉम्प्लिकेशन आए हैं, तो सर्वप्रथम प्रधान की चिकित्सा करें, उसके बाद उपद्रव की चिकित्सा करें। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि उपद्रव व्याधि से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो पहले फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ये आपकी बात चरक सूत्र में लिखी हुई है, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये आपका टॉपिक है उपद्रव।